हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अर्थ नीति। दिस इज लेक्चर 2 ऑफ प्रीलिम्स नीति, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसकी हिस्ट्री क्या थी, किसके पास कौन सी कमेटी थी, उसमें कितने मेंबर्स थे, कैसे वो इलेक्ट हुए, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या रोल था, उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन फर्स्ट चेयरमैन था, कोई कौन टेम्पररी चेयरमैन था, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। ये सारी चीजें जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स फैक्ट के लिए जरूरी है बहुत ज्यादा, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वुड बी रेलेवेंस फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, लेकिन हम ज्यादा फोकस करेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स पर, राइट। दिस वाज मोर ऑफ अ फोर्जिंग ऑफ अ रिपब्लिक, कि किस तरीके से एक रिपब्लिक को तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या प्रोसीजर अपनाया, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई जिससे हम आज भारत को एक रिपब्लिक बोल रहे हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की गई, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि शुरुआत कहां से हुई। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात 1934 में की गई थी बाई मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय, वन ऑफ मेजर कम्युनिस्ट लीडर माने जाते हैं भारत के अंदर। ऑल्दो इन्हें पॉलिटिकल फेलियर माना जाता है, बट डेफिनेटली आप हिस्ट्री में इनका नाम जरूर पढ़ोगे फॉर मल्टीपल रीजंस। अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो 1934 के अंदर जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो एमएन रॉय ने दिया था। उस टाइम में कांग्रेस के मेंबर थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उसी टाइम पे ये कांग्रेस के भी मेंबर थे और तभी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी आइडिया फ्लोट किया था या पहली बार दिया था। इसके अलावा 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए भारत का आईएनसी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, राइट। तो 1934 में एमएन रॉय ने दिया, ऑफिशियली 1935 में कांग्रेस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और आइडिया को प्रोपोगेट किया। 1938 में आईएनसी ने डिक्लेरेशन किया, यह डिक्लेयर किया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें भारतीय हो। मतलब कोई फॉरेन पार हमारा संविधान नहीं बनाएगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय ही बनाएंगे, इंडियंस द्वारा ही बनाया जाएगा। यह बात पहली बार 1938 में की गई थी और यह स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगर मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात करूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑल्दो जो डिक्लेरेशन किया गया था एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये फुलफिल नहीं हो पाया। पर यह बात जरूर हो गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो भारतीयों द्वारा बनाई गई थी। जो संविधान हमारा बनाया गया वो भारतीयों द्वारा बनाया गया, वो इंडियंस द्वारा बनाया गया। तो ये हमारे पास तीन फैक्ट है। 1934 एमएन रॉय, 1935 में ऑफिशियल कॉल बाय कांग्रेस एंड 1938 में एक फॉर्मल डिक्लेरेशन कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस द्वारा बनाई जाएगी और इंडियंस द्वारा ही कंपोज की जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर डिमांड जो ये रियलिटी में कैसे बदली कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में मुझे बनती हुई दिखती है, इसका क्या प्रोसीजर चला, तो एक टाइमलाइन आपको देखने को मिल रही है। 1940 में एक ऑगस्ट ऑफर आया था हमारे पास। ऑगस्ट ऑफर के अंदर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। पहली बार ही एक्सेप्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो भारत का संविधान बनाएगी। ये ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था थ्रू ऑगस्ट ऑफर इन 1940। तो अगर आपके पास प्रीलिम्स के अंदर फैक्ट आता है कि जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिशर्स ने पहली बार एक्सेप्ट करी, दैट वाज थ्रू ऑगस्ट ऑफर 1940। पर प्रॉब्लम क्या थी? आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2 कि जी वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट कर दो, उसके बाद ये बनाई जाएगी। हमने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बोला पहले आजादी दो, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट हमारा ले लेना। तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था ऑल्दो, लेकिन पहली बार ब्रिटिशर्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था ऑगस्ट ऑफर में। फाइनली 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान में जो हमारी फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, दैट वाज थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान। तो अगर बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के थ्रू बनी है, किस मैंडेट के थ्रू बनी है, तो दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान को मैंडेट जो 1946 में आया था। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश कर दी गई थी, जो प्रोविजन कैबिनेट मिशन ने प्रोवाइड करे थे, और कंपोजिशन एंड फंक्शन हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया गया था। तो ये एक और प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट है जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। मूविंग ऑन, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सी, अब इसकी कंपोजिशन एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी कंपोजिशन थी और कहां कहां से कितने लोग आ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल जो लोग थे उनकी स्ट्रेंथ थी 389। टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल लोग जो टोटल मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंस्टिट्यूट कर रहे थे, दे वर 389। उसमें से 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व थी और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया था वहां से 296 सीट्स आ रही थी।
मतलब 296 प्लस 93 बन जाता है हमारा 389। याद रखना है 93 प्रिंसली स्टेट्स की, 296 ब्रिटिश इंडिया से आ रही हैं। अब एक बार ये देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया से जो 296 सीट्स आ रही थी उनका क्या कंपोजिशन था, वो कहां से आ रही थी। इन 296 में से 292 सीट्स आ रही थी 11 गवर्नर प्रोविंसेस से, मतलब गवर्नर प्रोविंसेस से सबसे ज्यादा सीट्स आई हैं, दैट इज 292। और जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी वहां से हमारे पास 4 सीट आई हैं। तो गवर्नर 292, चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 और 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। दिस वाज द लार्जर कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो सीट एलोकेट की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है। जो सीट एलोकेट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो देवर ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। जो भी उस प्रोविंस की पर्टिकुलर पॉपुलेशन थी उसके बेसिस पे आपने सीट एलोकेशन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। वापस रिपीट कर रहा हूं, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, 296 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस। उसमें भी अगर मैं बाइफरकेट करना चाहूं तो 292 फ्रॉम गवर्नर्स प्रोविंस एंड 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। और सीट किस बेसिस पे एलोकेट की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस प्रपोर्शन में तुम्हारी पॉपुलेशन है उसी प्रपोर्शन में तुम्हें सीट भी एलोकेट की जाएगी उस प्रोविंस के लिए, बात अगर की जाए तो। अब जो इलेक्शन है, किस तरीके से इलेक्ट किए गए लोग, ये मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी पूछ चुका है, तो देयर हाई चांसेस कि शायद दोबारा भी पूछ ले। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रिंसली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी, उसमें लोग चुन के कैसे आए। क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे, क्या वो इलेक्टेड थे, क्या वो नॉमिनेटेड थे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह देखने को मिलेगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश इंडिया से, मतलब जो 296 लोगों की बात चल रही है, वो कैसे इलेक्ट किए गए। वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज थी उनके मेंबर्स ने अपने आपस में से ही कुछ लोगों को चुन के भेजा। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोविंस से कुछ लोगों ने चुन के भेज दिया, बॉम्बे स्टेट से कुछ लोग चुन के आ गए, मद्रास से कुछ लोग चुन के आ गए, बंगाल से कुछ लोग चुन के आ गए। तो जो ऑलरेडी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो 1946 के इलेक्शंस थे, उसमें जो प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग चुने गए, उन्होंने उन लोगों को चुना जो उस प्रोविंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर आज की डेट में अगर मैं इसे देखूं तो ऐसे मान के चलो जैसे राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं ना, कि स्टेट इलेक्शन हो गए, और स्टेट इलेक्शन जो स्टेट असेंबली है उसी के मेंबर्स ने कुछ मेंबर्स को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेज दिया उस पर्टिकुलर स्टेट की। तो सिमिलरली प्रिंसली स्टेट ने भी जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उन्होंने कुछ लोगों को चुना और वो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए। मतलब ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था किनका, प्रोविंशियल असेंबलीज का, और उन्होंने फिर उन लोगों को चुना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। किस तरीके से किया गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वही बात जैसा राज्यसभा इलेक्शन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, उसी तरीके से आपको ये इलेक्शन भी होता हुआ दिखा था इन लोगों का। अब सीट्स 3 प्रिंसिपल्स कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड थी। 3 ऐसी कम्युनिटी थे जिनके बीच में सीट डिवाइड की गई, आपको पता है वो कौन सी है, हिंदू, सिख्स और जो जनरल है, जनरल रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमें मान लिया गया उसमें, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, हिंदू हो गए, वो सब इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। बाकी मुस्लिम्स और सिख्स को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया और अपने नेताओं को हर कम्युनिटी ने अपने आप चुना था। मतलब फॉर एग्जांपल मुस्लिम कौन जा रहा है ये मुसलमानों ने चुना, सिख कौन जाना है ये सरदारों ने चुना। तो मतलब बेसिकली जो मेंबर है उनकी खुद की कम्युनिटी द्वारा चुने गए थे। 3 फैक्ट निकल के आ रहे हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने चुन के भेजे लोग। कैसे चुन के भेजे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा प्रेसिडेंट का राज्यसभा में होता हुआ दिखता है। 3 कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया था और अपनी कम्युनिटी के लोगों को उन्हीं की कम्युनिटी ने चुन के वहां भेजा था। ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट से जो 93 लोग आ रहे हैं, जो 93 लोग प्रिंसली स्टेट से आए, वो नॉमिनेटेड थे, राइट, वो इलेक्टेड नहीं थे, वो क्या थे, वो नॉमिनेटेड थे। डायरेक्टली जो हेड था प्रिंसली स्टेट का, जैसा फॉर एग्जांपल हैदराबाद हो गया, जोधपुर हो गया, अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने चुन के भेजा जी हमारे प्रिंसली स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, जो मेंबर्स थे वो देवर डायरेक्टली इलेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो सारे इलेक्टेड मेंबर्स थे, नहीं, कुछ नॉमिनेटेड थे, कुछ इलेक्टेड थे और डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। यही चीज आपको यहां देखने को मिल जा रही है की टेकअवे में कि पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, और वो भी किसके थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, प्रोविंशियल असेंबलीज के, जो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया था। इन सब के बावजूद इतने जो पापड़ हमने बेले वो इसलिए बेले जिससे मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटीज को क्या मिल सके, रिप्रेजेंटेशन मिल सके, मेजोरिटी ऑफ द प्रोविंसेस को क्या मिल सके, रिप्रेजेंटेशन मिल सके, किसी के भी इंटरेस्ट जो है वो हार्म होते हुए ना दिखे। तो दिस वाज अबाउट द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन,
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेशन जब हुआ, सबसे पहले हमें देखते हैं 9 दिसंबर को सबसे पहला हमें सेशन देखने को मिलता है। 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी है। 9 दिसंबर को पहला हमारा सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था, 9 दिसंबर 1946 टू बी स्पेसिफिक। अब टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे सबसे पहले? उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो बाय दैट लॉजिक उनकी इज्जत रखते हुए जो प्रेसिडेंशियल, जब तक एक्चुअल इलेक्शन नहीं हुए कि असली प्रेसिडेंट कौन बनाया जाएगा, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाया जाएगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को परमानेंट ना बनाने की जगह एक टेम्पररी प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने अगर देखा जाए तो वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे थे फर्स्ट मीटिंग को हेड करने के लिए। इसके बाद हम परमानेंट प्रेसिडेंट जो चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इवेंचुअली हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने, पहले प्रेसिडेंट भी बने। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली के वो थे एच.सी. मुखर्जी। ये एच.सी. मुखर्जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। जनरली ये फैक्ट आप भूल जाते हो, प्रेसिडेंट याद रहता है, वाइस प्रेसिडेंट याद नहीं रहता है। तो हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ही वाज एच.सी. मुखर्जी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका नाम था सर बी.एन. राव। ये सबकी फोटोज भी आपको देखने को मिल रही है जिससे आप बेटर तरीके से रिटेन कर पाओ। सर बी.एन. राव को पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की तरह चुना गया, अपॉइंट किया गया कि किस तरीके से संविधान को आगे बढ़ाना है, किन किन चीजों को इंक्लूड करना है, किन किन चीजों को नहीं करना है। वो सारी चीजें आपको यहाँ आप बी.एन. राव के मत्थे मर दी गई कि जी आप बताओगे जी किस तरीके से हमारा संविधान बनेगा। आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, दिसंबर 1946 के अंदर ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। 22 जनवरी 1947 को, सी दिसंबर 1946 के अंदर इसे पहली बार आप मूव किया गया इस रिजोल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, और 22 जनवरी 1947 को इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। कैसे याद रखना है? राम मंदिर जी, राम मंदिर 22 जनवरी को बना था, उस दिन एक और चीज जरूरी हुई थी, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया था। इसमें बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो इवेंचुअली यही वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो बाद में जाके हमारा प्रीएम्बल बना। मतलब हम बोलते हैं ना जी, इंडेक्स है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, कि अगर मुझे देखना है कि क्या क्या चीजें आपको, क्या क्या वैल्यूज, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं, वो किसके अंदर था? वो प्रीएम्बल के अंदर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से पहले किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान बनाने से पहले, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू आपने अडॉप्ट करी ऑन 22 जनवरी 1947। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे कि जी भारत एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक रहने वाला है। अब ये सोवरेन रिपब्लिक क्या है, ये आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, रिपब्लिक मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सोवरेन का मतलब होता है कि जी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, किसी और के कहने पर मैं डिसीजन नहीं लूंगा, अपने इंटरेस्ट में लूंगा और कोई और मुझे फोर्स डिसीजन लेने के लिए नहीं कर सकता। तो भारत एक सोवरेन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनने वाला है। रिपब्लिक जो बनेगा ये हमारे सारे सिटीजन्स को, जितने भी भारतीय सिटीजन्स हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स गारंटी करेगा, उन्हें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो हमने यूएसआर से कंसेप्ट उठाया था, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड जस्टिस वाला एस्पेक्ट भी गारंटी किया जाएगा लोगों के लिए, यह भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर लिखा गया था। साथ के साथ सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज को, उसके अलावा जितनी भी अदर डिप्रेस्ड क्लासेस देखने को मिल रही हैं उनको। मतलब जितने भी लोग हैं, जितना भी समाज है, जितनी भी कम्युनिटीज है, चाहे वो डिप्रेस्ड है, चाहे वो माइनॉरिटीज है, चाहे वो एससीज है, चाहे वो एसटीज है, सबके लिए आप स्पेशल प्रोविजंस बनाओगे जिससे उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स थे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर इंक्लूड किए गए, और ये मेन हमारा एक ढांचा था कि इसके बेसिस पे हमें अपना संविधान बनाना है, इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। तो राइट, मूविंग ऑन। अगर देखा जाए जो सबसे पहले हमारी मेजर कमिटीज बनी असेंबली के अंदर, जो मेजर कमिटीज थी, ये भी आपको याद रखनी है, जनरली ये यूपीएससी में पूछ ली जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए कौन सी कमेटी कौन हेड कर रहा था। तो हमने मेजर कमिटीज आपके सामने यहां लिख दी है। सबसे पहले है यूनियन पावर्स कमेटी, इसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इट वॉज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। इसके अलावा जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज पे, जितनी भी एडवाइजरी कमेटीज थी, इट वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो थी, इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, देखो यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है,
बिल्कुल स्पेसिफिकली ये याद रखना, बाकी याद हो जाएंगी, इसमें कंफ्यूज मत होना। हमें ऐसा लगता है कि जब स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने की बारी आई थी तो हम आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, लेकिन जो कमेटी थी, स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, इट वाज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखनी है ये चीज। जो स्टीयरिंग कमेटी थी, इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं इन चीजों को। जो यूनियन पावर्स कमेटी थी, इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, अगेन नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू। और जो स्टीयरिंग कमेटी थी, इट वाज आल्सो हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी हमारे पास, इट वाज बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा। इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसे बी आर अंबेडकर ने हेड करा इस कमेटी को, और मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया है, मेजोरिटी ऑफ द जो एस्पेक्ट है वो इन्हीं के हाथ में था। 1948 में इन्होंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट डिक्लेयर किया था। पहला ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया गया फरवरी 1948। याद रखनी है सारी डेट्स। फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश करा ड्राफ्टिंग कमेटी ने। पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग थे, उन्हें मंथ्स दिए गए, कुछ महीने दिए गए, इवेंचुअली जितना टाइम लग सकता था, कि आप डिस्कस करो और प्रपोज करो कि ये जो ड्राफ्ट है इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए। मतलब इसके बाद इन पे एक रिगरस डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिसीजंस लिए गए थे वो मेजोरिटी पे नहीं लिए गए थे, वो कंसेंसस पे लिए गए थे। इसलिए इतना समय भी लग गया हमें। मतलब जब तक सब एग्री नहीं कर जाएंगे ना, तब तक उस डिसीजन को या उस एस्पेक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाला जाएगा। तो यह भी याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिसीजन लिए गए वो थॉरो डिस्कशन के, रिगरस डिस्कशन के बाद लिए गए, दैट टू ऑन कंसेंसस, नॉट ऑन मेजोरिटी बेसिस। तो बेसिकली फरवरी 1948 में फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, पब्लिक डेलिब्रेशन के लिए उसे ओपन कर दिया गया कि चेंजेस सजेस्ट किए पब्लिक ने, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या चीजें और इसमें बेहतर हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हटनी चाहिए। प्रोविंशियल असेंबलीज ने उन सारी चीजों को डिस्कस किया। फाइनली फिर अक्टूबर 1948 के अंदर आपने सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश होते हुए देखा। दिस वाज आफ्टर द पब्लिक, बोल सकते हैं कि जब पब्लिक ने डिस्कस कर लिया, रिगरसली एनालाइज कर लिया, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, प्रोज कॉन्स सब एनालाइज कर लिया। उसके बाद आपने सेकंड ड्राफ्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक डेलिब्रेशन। ये हमारा सेकंड ड्राफ्ट देखने को मिल रहा है अक्टूबर 1948 के अंदर। क्लियर है? फरवरी 1948 के अंदर पहला ड्राफ्ट, अक्टूबर 1948 के अंदर सेकंड ड्राफ्ट। अब एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसमें ड्राफ्टिंग जो असेंबली थी हमारी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें और भी मेंबर थे। टोटल 7 मेंबर्स थे इसके अंदर, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके अलावा डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अदर देन दैट टी कृष्णमाचारी, डीपी खेतान, अदर देन दैट आपको देखने को मिलते हैं इसमें एक और नाम थे इसमें, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये सारे वो लोग हैं जो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी देखने को मिल रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं एक बार और आपको नाम रिपीट कर देता हूं विदाउट एनी फर्दर डिले। जो जितने भी नाम आपको देखने को मिल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, एक बार नाम रिपीट करूंगा मैं, प्लीज गो विद मी। सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो चेयरमैन की तरह काम कर रहे थे। नेक्स्ट वाज एन गोपाल स्वामी अयंगर। देन वी हैव अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो मैंने सारे नाम आपसे लिए। डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, और बीएल मित्तर को इन्होंने रिप्लेस किया था एन माधव राव ने। बीएल मित्तर की तबियत खराब हो गई थी बीच में, तो वहां से वो चले गए थे। उसके बाद है टीटी कृष्णमाचारी, इन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस किया था। डीपी खेतान की 1948 में डेथ हो गई थी, इसलिए टीटी कृष्णमाचारी को इंक्लूड करना पड़ा। ये नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स थे। वापस रिपीट करूंगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके अलावा टीटी कृष्णमाचारी, एन माधव राव। ये 6 लोग हैं, जिसमें से 2 को आपने बाद में 2 को रिप्लेस किया था, डीपी खेतान और बीएल मित्तर नहीं की तबियत खराब हो गई थी, एक नहीं रहे थे, उनकी वजह से 2 को रिप्लेस करना पड़ा। तो ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी हैं। अगर आगे देखा जाए तो डुअल मैंडेट देखने को मिल रहा है कि केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था वो संविधान बनाना नहीं था, वो लॉ मेकिंग फंक्शन भी कर रही थी। मतलब वो एक पार्लियामेंट की तरह भी एक्ट कर रही थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की तरह भी एक्ट कर रही थी। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की तरह कर रही थी काम, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर रही थी, तब उसे हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो पार्लियामेंट की तरह फंक्शन कर रही थी, तब उसे हेड कर रहे थे मावलंकर जी। मतलब जीवी मावलंकर जो है वो हमारे पहले स्पीकर माने जाते हैं। तो जिस टाइम वो लॉ मेकिंग फंक्शन करती थी, तब मावलंकर जी उसे हेड करते थे। जिस टाइम वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस पे काम करती थी, तब उसे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। मतलब दोनों की तरह काम कर रहे थे, वही बोल रहे हैं डुअल मैंडेट असेंबली एज इंडिया फर्स्ट पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही थी, जो मैंने आपसे बताया। जो इसमें क्या है, पार्लियामेंट की तरह क्या क्या काम किया उसने, पार्लियामेंट के नाम पर उसने रेटिफाई किया इंडिया की मेंबरशिप को, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को। हम आज भी कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो रेटिफिकेशन था कॉमनवेल्थ मेंबरशिप का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं किया, वो पार्लियामेंट ने किया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, या जब वो स्पीकर थे हमारे जीवी मावलंकर जी। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। ये अलग डेट है, बाकी सारी 24 जनवरी है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जी 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था। देखो 15 अगस्त को हम आजाद हुए, तो एटलीस्ट हमारे पास ऑलरेडी एक नेशनल फ्लैग तो होना चाहिए था अडॉप्टेड, जिसको हम फाइनली हम एक्सेप्ट कर पाए सब। तो हमने 22 जुलाई 1947 को ही कर लिया था, आजादी से पहले, 15 अगस्त से पहले ही कर लिया था। ये हमारी डेट है। ये भी किसने अडॉप्ट करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वाइल फंक्शनिंग एज पार्लियामेंट। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को नेशनल एंथम की तरह चूज किया गया। सेम डेट को 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया, वंदे मातरम की तरह अडॉप्ट, वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है। तुम्हें पता है वंदे मातरम को लेकर डिबेट चला है रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर। तो वंदे मातरम से चीजें रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जी सन्यासी रिवेलियन से इंस्पायर्ड था आनंद मठ, उसके अंदर से आपको वंदे मातरम निकलता हुआ दिखता है। पहली बार 1896 में वंदे मातरम गाया गया। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट कर लिया गया। उसके अलावा पहले प्रेसिडेंट जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए ऑन द सेम डेट 24 जनवरी 1950। ये वो सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट है, और यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन निकलता हुआ दिख सकता है। राइट, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप वापस इसे रीड आउट कर लो या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इससे, जिससे आप बार बार रिवाइज कर सको स्क्रीनशॉट्स के थ्रू। मूविंग ऑन, इसके आगे अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट एनेक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट जो है, फॉर एग्जांपल हमने जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है वो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया। मतलब 25 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस हो गया था खत्म। उसके बाद कोई काम नहीं था, हमें पता चल गया था भाई ये हमारा संविधान होने वाला है। फाइनली उसे वेरी नेक्स्ट डे 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया। इनेक्ट नहीं किया है अभी, मतलब लागू नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता, हमने अडॉप्ट कर लिया कि हाँ भाई यही हमारा फाइनल ढांचा, इसी को हमें संविधान की तरह अप्लाई करना है। कब करा वो? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को हमने कमेंसमेंट की डेट रखी। जी इनेक्ट कब हुआ? इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे आज की डेट में हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब केम इनटू फोर्स हुआ 1950 26 जनवरी, एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। प्रीएम्बल के अंदर आपको यह डेट देखने को मिल जाती है, एडॉप्टेड ऑन 1949। अब वाई 26 जनवरी, 26 जनवरी ही क्यों चूज किया? इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस ने, राइट, दिसंबर के अंदर, और उसी को सिग्निफाई करते हुए 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे आपने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था कांग्रेस ने ऑन द बेसिस ऑफ दैट पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। तो उसी चीज को सिग्निफाई करते हुए, उस डेट को याद रखने के लिए हमने रेदर देन 26 नवंबर की जगह इनेक्ट करने की डेट रखी 26 जनवरी, जिससे वो जो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था 26 जनवरी लाहौर सेशन के बाद, उस डेट को याद रखा जा सके, वो कहीं इतिहास में कहीं खो ना जाए, इतिहास के पन्नों में कहीं गायब ना हो जाए। इसलिए हमने 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, और जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया गया या फिर कमेंस किया गया। राइट, मूविंग ऑन, मतलब अगर देखा जाए तो टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम लगा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना है? 2 years 11 months एंड 18 days। टोटल 11 सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए इन 2 साल 11 महीने के अंदर। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में 11 बार ये लोग मिले और उसमें डिस्कशन चले, बाकी पब्लिक डेलिब्रेशन भी चल रहा था, बाकी चीजें भी चल रही थी। लास्ट सेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 को था, जिस टाइम मैंने बोला मेजोरिटी ऑफ द चीजें अडॉप्ट की गई। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अडॉप्ट, वो प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें कब की गई हैं? 24 जनवरी को लास्ट सेशन था। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? इनिशियली 389, इवेंचुअली मुस्लिम लीग हट गई थी, तो उसके बाद हट गए थे, आप खत्म हो गए थे। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कम हो गए थे, और जो ड्राफ्ट थे वो 2 थे, मैंने आपको बताया, पहला फरवरी 1948 में, दूसरा अक्टूबर 1948 में। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली ये पूछे जा सकते हैं। राइट, अब इसका अप्रेजल एज वेल एज क्रिटिसिज्म देखने की कोशिश करते हैं।
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, किस वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है, किस वजह से उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। तो देखो क्रिटिसिज्म सबसे पहले देखते हैं, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसको इस तरीके से समझो कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो गांधी जी ने बोला था कि संविधान जो है वो इलेक्टेड बॉडी के थ्रू बनेगा, लेकिन आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। तो ये कहना, और 1938 में जब नेहरू जी का भी स्टेटमेंट आया था, वो भी एडल्ट सफरेज के बेसिस पे इसे इलेक्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। प्रोविंशियल असेंबली जो खुद लिमिटेड फ्रेंचाइज, मतलब सब लोगों के पास वोटिंग राइट भी नहीं थी, उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली को इलेक्ट किया, और उन लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्टेड लोगों ने किसको चूज करा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज करा। तो डेफिनेटली उसे पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोला जा सकता। तो एक क्रिटिसिज्म है कि मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। दूसरी चीज, सॉवरेन बॉडी नहीं थी, मतलब हमने खुद नहीं बनाई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बनी, मतलब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। तो इसलिए यह भी बोला जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। टाइम कंज्यूमिंग थी यार। देखो यूएस ने अपना संविधान 6 महीने में बना लिया था, 6 months। यूएस फ्रेम्ड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन 6 months। वी फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज 2 years 11 months 18 days, ऑलमोस्ट 3 years। इतना लंबा समय लग गया हमें संविधान बनाने में, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है कि यार इतने लंबे समय क्यों लगाते। 11 बार मिले इसमें पूरे टोटल। पर आप ये भी समझने की कोशिश करो कि हम मेजोरिटी बेसिस पे नहीं डिसीजन लिए गए, कंसेंसस बेसिस पे लिए गए। पब्लिक डेलिब्रेशन, प्रोविंशियल असेंबलीज का डेलिब्रेशन, समय लगता है उन चीजों में। देर बेहतर है, देर में काम करो लेकिन बेहतर करो, जल्दी करके बिगाड़ दो वो ज्यादा नुकसानदायक है। कांग्रेस ने डोमिनेट करा पूरी तरीके से, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे मेजॉरिटी वो कांग्रेस के ही मेंबर्स थे। तो ये भी बोला जाता है कि एक वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बाकी लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। पर देखो सच बात ये भी है कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को भी बुलाया था, उसके अंदर यूनियनिस्ट पार्टी को भी इंक्लूड कराया था। दूसरी चीज, कांग्रेस डोमिनेटेड थी, पर बाकी स्मॉलर पार्टीज को भी बुलाया और कंसेंसस के थ्रू डिसीजन लिया। तो ये कहना कि कांग्रेस ने अपनी चला ली, ये थोड़ा गलत हो जाता है। ऑल्दो बात सच है कि प्रीडोमिनेंटली कौन डोमिनेट कर रहा था? आईएनसी कर रही थी, क्योंकि इलेक्शन प्रोसीजर में प्रोविंशियल असेंबलीज में कौन डोमिनेट कर रहा था? कांग्रेस ही कर रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन डोमिनेट कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। लॉयर्स और हिंदूज डोमिनेट कर रहे थे जी। लॉयर्स तो चलो एक अलग डिबेट है, पार्टीशन हो चुका था, मुस्लिम छोड़ के जा चुके थे, कुछ ही मुस्लिम्स बचे थे, इसलिए नंबर ऑफ हिंदूज क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं सेक्युलर एस्पेक्ट से भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि यार हिंदू डोमिनेटेड थी ये, तो एक ब्राह्मण्स की थी ये, तो हिंदूज। कांग्रेस को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता था, इसी तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लीगल इल्यूमिनरीज बहुत ज्यादा, सारे लॉयर्स भर दिए तुमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है। अब कंटेक्स्ट एंड रियलिटी देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कि भाई डेस्पाइट इंक्लूडेड थे, लेकिन हर किसी को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था। मैंने तुमसे बोला था ना कि अभी पहले जब मैं डिस्कस कर रहे थे कि मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल रिप्रेजेंटेटिव सब अपने अपने बंदे चुन के भेज रहे थे। तो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, लेकिन हर किसी का रिप्रेजेंटेशन आपको वहां देखने को मिल रहा है, चाहे वो डिप्रेस्ड क्लासेस हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो। सोवरेनिटी का मतलब यह है कि चाहे बनाई ब्रिटिशर्स ने थी, लेकिन जब फंक्शन करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, तब तो एक सॉवरेन बॉडी की तरह काम किया ना। तब तो ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स बता रहे थे कि क्या ऐड कर लो क्या नहीं करना है। तो सॉवरेन बॉडी तो थी, चाहे बनाई किसने है, उसे बनाया गया सोवरेन पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया गया, लेकिन जब फंक्शन वो कर रही थी तब वो सोवरेन पर्सपेक्टिव से कर रही थी। कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी ज्यादा इमेंस डाइवर्सिटी है भारत की, इतने सारे लोगों को यूनाइट करना है, इतनी सारी डाइवर्सिटी को फोर्ज करना है इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। तो यार देखो समय तो लगेगा। तो डेफिनेटली टाइम कंजम्पशन का लॉजिक आप भारत को देख के ही समझ सकते हो। आज भी अगर आप ये मान के चलो, अगर भारत की 1% पॉपुलेशन, 2%, 10% पॉपुलेशन भी किसी चीज से डिसएग्री कर जाए, तो 15 करोड़ लोग आपको सड़कों पे खड़े हुए देखेंगे, ऐसा लगेगा पूरा देश खिलाफ है उसके। समझ रहे हो ना? तो भारत इतना बड़ा देश है, और उस टाइम पे 33 करोड़ जनता थी। अब तो 33 करोड़ में अगर तुम मान के चलो कि 10% भी नहीं मान रहे किसी बात को, तो मतलब लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग आपको सड़कों पे दिख जाते हैं जी, हम तो नहीं मानते इस बात को। तो सबके इंटरेस्ट में काम करना जल्दबाजी में तो नहीं किया जाता, समय तो लगता। तो भारत की डाइवर्सिटी को देखते हुए इन चीज को, इस चीज का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकर्स को या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए कि यार ठीक है भाई, तुमने बहुत मेहनत का काम किया है। वन पार्टी मैनी वॉइसेस, माना कांग्रेस द्वारा डोमिनेटेड थी, पर कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारी वॉइसेस देखने को मिल जाती हैं जो बाद में कांग्रेस से टूट टूट के जिन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो सिंगल पार्टी तो थी, पर मैंने ये भी बताया कंसेंसस द्वारा डिसीजन लिया जा रहा था, तो ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है नहीं। सेक्युलरिज्म, दूसरा ये है कि हमने सेक्युलर एस्पेक्ट इंक्लूड करा। माना हिंदुओं द्वारा डोमिनेटेड थी, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हमने हिंदू राष्ट्र बना दिया भारत को, फिर भी तो सेक्युलर एस्पेक्ट चूज किया। तो हिंदू डोमिनेशन से कोई नुकसान तो हुआ नहीं है सच।
तो सेक्युलर तो फिर भी तब भी आपने देखो, हमने इंट्रिंसिकली सेक्युलरिज्म तो नहीं डाला उसके अंदर, हमने ये नहीं बोला, वो तो 1976 में ऐड किया गया सेक्युलर टर्म, लेकिन जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 है जो फंडामेंटल राइट्स है, वो सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए इनफ है, अलग से टर्म नहीं भी जोड़ेंगे तो भी हम सेक्युलर ही थे। तो डिस्पाइट बीइंग डोमिनेटेड बाय हिंदूज, आपने कहीं ना कहीं सेक्युलर एस्पेक्ट को इंटैक्ट रखा, उसको लूज आउट नहीं होने दिया। तो ये क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं ज्यादा एलिगेशन, इट्स मोर ऑफ एलिगेशन रेदर देन अ क्रिटिसिज्म, राइट? दिस वाज द क्रिटिसिज्म, दिस वाज द कंटेक्स्ट रियलिटी। अब आपको समझना है कि ये सारी चीजें जो है वो वही कंक्लूजन एंड का, इसके बाद जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं इसे एक बार पढ़ लोगे तो मैंने ये स्लाइड्स इस तरीके से तैयार करी हैं कि अगर आप मेन आंसर राइटिंग भी करना चाहो तो आपके लिए कंक्लूजन की तरह काम कर जाए। एक बार प्लीज इसे रीड आउट करो। नेक्स्ट के अंदर हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर 3 होगा, उसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से अमेंडमेंट प्रोसीजर फंक्शन करता है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके बारे में बताता हूं आपको, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या डिफरेंस है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज क्या है। इसके अलावा प्रीएम्बल के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। अदर देन दैट उसमें हम मेजोरिटीज भी मैंने आपको बता रहे डिस्कस करनी है। फिर इवेंचुअली हम अपने आर्टिकल्स पे पहुंच जाएंगे, पार्ट 1 से लेकर हम यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप एंड देन इवेंचुअली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वीडियोस बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप इन लेक्चर्स को भी देख लेते हैं, डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाएंगे। लेकिन कोशिश करनी है कि सारे लेक्चर देखने हैं, मिस नहीं करना है। कोई फैक्ट आपको ऐसा नजर आता है जो जरूरी है, उसे लिख लेना है कहीं, और साथ के साथ रिवीजन भी करते हुए चलना है। हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रीलिम्स नीति के जितने भी बच्चे हैं उनको पता है कि उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जा रही है, उनके डाउट भी क्लियर करे जा रहे हैं, डेली बेसिस पर वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो आपका साथ के साथ अपने आपको टेस्ट भी कर ले रहे हो, अपने प्रिपरेशन को वैलिडेट भी कर ले रहे हो, राइट? तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।